नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी हफ्ते भर में दुनिया भर की सभी अहम खबरें। आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। विश्व शक्तियों ने सीरिया में एक हफ्ते के अंदर पूर्ण संघर्ष विराम पर जताई सहमति। प्रतिबंधित संगठनों को छोड़कर सभी पक्षों पर लागू होगा संघर्ष विराम। रूस की बमबारी जारी, विद्रोही गुटों ने जताई नाराजगी। विरोध के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को देगा 8 F-16 लड़ाकू विमान। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच करीब $70 करोड़ का हुआ करार। ईसाई धर्म के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। रूस में 1000 साल बाद ईसाईयत की पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं का हुआ ऐतिहासिक मिलन। दोनों धर्मगुरुओं ने अफ्रीका और एशिया में ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को लेकर सच हुई आइंस्टाइन की थ्योरी। गुरुत्व तरंगों से खुलेंगे खगोल विज्ञान में नए अध्याय। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में होगी आसानी। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं में जगी नई आस। संसदीय समिति ने नए हिंदू विवाह कानून के मसौदे को दी मंजूरी। अभी तक हिंदुओं के लिए नहीं था कोई विवाह कानून। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया का, जहां सीरिया में संघर्ष विराम पर सहमति बनी है, लेकिन लगता है इस पर अमल बमुश्किल हो पाएगा। दिन ब दिन बदतर होते हालात के बीच एक उम्मीद जगी है, शायद सीरिया में युद्ध विराम हो जाए। अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद 17 देशों ने सीरिया में एक सप्ताह के अंदर युद्ध विराम करने की और तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमति जताई है। लेकिन युद्ध विराम की व्यावहारिकता पर आशंका के बादल बरकरार हैं, क्योंकि अल-कायदा, ISIS, अल-नुसरा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रूस के बम बरसाते विमानों के बीच सीरियाई सेना हलब और एलेप्पो पर पकड़ बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इलाके की सिर्फ नाकेबंदी ही नहीं की गई है, बल्कि पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। बूंद बूंद पानी और खाने को मजबूर हजारों लोग घर बार छोड़कर तुर्की की सीमा पर फंसे हुए हैं। हालात खराब होते देख विश्व शक्तियां एक बार फिर संघर्ष विराम के हल ढूंढने के लिए जर्मनी के शहर म्यूनिख में जुटी और एक हफ्ते के भीतर खूनी संघर्ष को रोकने का लक्ष्य तय किया गया। हालांकि रूस की ओर से हवाई हमलों को रोकने के लिए कोई पक्का आश्वासन नहीं आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी के मुताबिक सभी पक्षों पर विराम लागू होगा, लेकिन ये संघर्ष विराम उन संगठन पर लागू नहीं होगा जिन्हें सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इनमें इस्लामिक स्टेट और अल-नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं, यानी उन पर हमले जारी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के सबसे संकट वाले इलाकों में सहायता पहुंचाने की उम्मीद जताई है। दिलचस्प बात यह है कि वार्ता में सीरियाई सरकार और बागियों को शामिल नहीं किया गया था, लिहाजा दोनों पक्षों ने अपने अपने अंदाज में इस प्रयास पर प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति बशर अल असद ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी सेना सीरिया के सभी इलाकों पर बेहिचक कब्जा करके रहेगी। विद्रोही संगठन अहरार अल शाम ने रूस के रवैये पर संदेह जताते हुए कहा है कि जब तक सेना गोलीबारी बंद नहीं करती है, संघर्ष जारी रहेगा। उत्तरी हिस्से में सक्रिय 7 संगठनों के गठबंधन फलक अल शाम ने कहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाए जाने तक हथियार डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने आगाह किया है कि अगर सीरिया में अरब ताकतों ने दखल दिया तो ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। रूस का ये बयान संकेत दे रहा है कि सीरिया को फिलहाल गोलीबारी और हवाई हमलों से राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य पूर्व में जारी सत्ता संघर्ष के कई कोण हैं, कई कारण हैं। इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन और अजरबैजान में फैले कुर्द कई मोर्चों पर कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सियासी नफा नुकसान देखते हुए तुर्की अब कुर्द लड़ाकों के सीधे खिलाफ हो चुका है। तुर्की ने कहा है कि पश्चिमी देश आतंकवाद को लेकर दोहरे मानदंड अपना रहे हैं और अब यह भी साफ हो चुका है कि पश्चिमी देश कुर्दों को हथियार मुहैया करा रहे हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की इस बहाने सीरिया में अपनी दखल बढ़ाने की फिराक में है। Türkiye 2023 hedef biz ये Amerika'ya कुर्द diyoruz ki bu आतंकी terör संगठन है। örgütüdür. अमेरिका को साफ Amerika'nın करना होगा कि yetkilileri वो tarafından हमारी तरफ है hayır, या biz onları उनके। terör örgütü olarak görmüyoruz. आखिर ये कुर्द हैं कौन जिसे लेकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान अमेरिका को सलाह दे रहे हैं? दरअसल सीरिया से लेकर इराक तक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को जमीन पर अगर सही मायनों में कोई मजबूती से टक्कर दे रहा है तो वो हैं कुर्द लड़ाके। यही कुर्द तुर्की में कुर्दिस्तान मजदूर पार्टी और सीरिया में डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी यानी PYD के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई छिड़े हुए हैं। सीरिया में सत्ता संघर्ष छिड़ा तो IS भी कूद पड़ा और दोनों विद्रोही और असद के खिलाफ खड़ा हो गया। अब कुर्द इस लड़ाई के अहम हिस्सा हैं। कुर्दों का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन और आज़रबाईजान के बीच फैले हुए हैं। 1991 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 5.23 मिलियन है, जिसमें 50% तुर्की, 18% इराक, 24% ईरान, 4% सीरिया में आबाद हैं। अलग अलग इलाकों में इनकी अलग अलग मांगें हैं। वैसे तो इराक में इनकी कुर्दिस्तान के नाम से स्वायत्त सरकार है। इस्लामिक स्टेट ने पहले इराक के इन्हीं इलाकों पर कब्जा किया था, जिसे बाद में कुर्दों ने छुड़ा लिया। मसूद बरज़ानी 3 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी क्षेत्रीय सरकार के राष्ट्रपति बने हुए हैं। वो अब आज़ाद कुर्दिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं। इस मांग ने बगदाद, तेहरान और दमिश्क के कान खड़े कर दिए हैं। आज़ाद कुर्दिस्तान की मांग का सबसे बड़ा विरोधी तुर्की था, जो अब उसके रवैये में बदलाव आ गया है। तुर्की ने कुर्दिस्तान के साथ कई समझौते किए हैं, फिर भी वो चाहता है कि अमेरिका का कुर्दों के साथ संबंध एक खास हद से आगे ना बढ़े। तुर्की महसूस करता है कि कुर्दों को अमेरिकी सहयोग कहीं उसकी स्वायत्तता के लिए खतरा न बन जाए। तुर्की की ये बेचैनी भी बिला वजह नहीं है। इससे पहले पश्चिमी देशों की ओर से 2030 तक आज़ाद कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए बयान जारी हो चुके हैं, जो क्षेत्र के हुक्मरानों की घबराहट बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी CIA ने दावा किया है कि आतंकी संगठन IS ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और उसे थोड़ी मात्रा में क्लोरीन और मस्टर्ड गैस बनाने की क्षमता भी हासिल हो गई है। CIA का यह भी मानना है कि IS वित्तीय लाभ के लिए रासायनिक हथियारों का निर्यात पश्चिमी देशों को कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में सहिष्णुता और खुशी नाम का नया मंत्रालय बनाया गया है। इस बात की घोषणा UAE के प्रधानमंत्री और शासक सुल्तान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने खुद ट्विटर पर की है। मिनिस्टर फॉर हैप्पीनेस नाम के इस नए मंत्रालय के लिए एक 22 वर्षीय महिला को चुना गया है। इस विभाग का मकसद इस तरह की नीतियां बनाना होगा जिसके जरिए देश में और समाज में खुशी और शांति रहे। पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित बिक्री रोकने के लिए अमेरिकी सांसदों के मांग के बावजूद ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान बेचने के अपने फैसले के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को अधिसूचित किया है। $70 करोड़ की इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान को ऐसे फाइटर प्लेन देगा जो हर तरह के मौसम में हमला करने में सक्षम हैं। अलकायदा के शीर्ष आतंकवादी उमर सईद शेख को छुड़ाने के लिए बनाई गई जेल ब्रेक की योजना पर ही ब्रेक लग गया है और पाकिस्तानी सेना ने 100 कट्टरपंथी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताइवान के सबसे पुराने शहर तैनान में शक्तिशाली भूकंप आने के बाद एक हफ्ते में राहत कर्मियों ने मलबे में से अब तक 113 शव निकाले हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण के जवाब में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में एक अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल श्रृंखला अस्थायी तौर पर तैनात की है। मिसाइल तैनाती का मकसद उत्तर कोरिया की ओर से होने वाले किसी भी हमले का माकूल जवाब देना होगा। एशिया में अगर अमेरिका की उत्तर कोरिया से निपटने की तैयारी है तो वहीं घरेलू मोर्चे पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की तगड़ी दावेदारी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए अगले दौर की बहस जारी है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए डेमोक्रेटिक ने दोनों उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स में तीखी नोकझोंक हुई है। न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी में सैंडर्स के हाथों बुरी तरह हारी हिलरी अपनी चुनावी गति को दोबारा पाने की कोशिश में है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्राइमरी में जीत दर्ज की थी। उत्तरी मैक्सिको के मॉन्टेरी की एक जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुए संघर्ष में 49 कैदियों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार तड़के ही जेल से चिल्लाने और धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। जेल में हुई आगजनी में ज्यादातर कैदी बुरी तरह झुलस गए। अधिकारियों के अनुसार कोई भी कैदी फरार नहीं हो पाया है। ब्रह्मांड रचना की एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। विज्ञान की दुनिया में भी हाल ही में महाविस्फोट सरीखा ही हुआ, जब वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को खोज लेने का दावा किया। सापेक्षता के सिद्धांत के जनक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा करीब एक सदी पहले दी गई इस संकल्पना के सच साबित होने से खगोल विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझने में अब और आसानी होगी। हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा लिया है। इस ऐलान के साथ ही ब्रह्मांड को समझने के लिए नए युग का आगाज हो गया। आइंस्टीन द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंग को लेकर 100 साल पहले की गई भविष्यवाणी पर मुहर लग गई। एक अमेरिकी शोध संस्था के मुताबिक अंतरिक्ष में करीब 1.3 अरब वर्ष पहले 2 ब्लैक होल्स की टक्कर हुई थी। उनके पदार्थों के परस्पर मिलने से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा हुई, जो पृथ्वी पर 14 सितंबर 2015 को पहुंची। उसी समय उसे 2 जटिल उपकरणों की मदद से दर्ज किया गया। ये डिटेक्टर बेहद सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण तरंगों को भी भांप लेने में सक्षम है। इसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो नाम दिया गया है। इसकी पुष्टि करने में वैज्ञानिकों ने करीब 4 महीने लगा दिए। These gravitational waves were produced by 2 colliding black holes. अंतरिक्ष में करीब 1.3 अरब वर्ष पहले 2 ब्लैक होलों की टक्कर हुई थी। उनके पदार्थों के परस्पर मिलने से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा हुई। लीगो के जरिए इसका खोज किया गया है। LIGO is the most precise measuring device ever built. आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में समझाया था कि ये लहरें या तो तालाब में पत्थर फेंकने से उठी लहरों की तरह दिख सकती हैं, या एक कसी हुई जाली की तरह जो उस पर रखे गए भार से झुकी हुई है। इसमें जाली को दिक् और काल के सुझाव के बतौर बताया गया है। इन तरंगों का गुणधर्म प्रकाशीय तरंगों के गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण तरंगे सुन सकते हैं। हम इसे ब्रह्मांड में सुन सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है जो अब साफ हो गई है। इससे सालों से चल रही गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज का अंत होने की उम्मीद है और आशा है कि ब्रह्मांड के जन्म से जुड़े बिग बैंग के सिद्धांत को समझने के लिए नई खिड़की खुल सकेगी। अगर रूस के सैन्य और राजनीतिक कदमों पर पश्चिमी देशों में विरोध के स्वर हैं, तो वहीं 1000 साल बाद ऐसा हुआ है जो शीर्ष रूसी चर्च और कैथोलिक चर्च ने हाथ मिलाया है। सन 1054 ईस्वी के बाद पहली दफा दोनों चर्च के मुखिया आपस में गले मिले हैं, एक मत हुए हैं। ईसाई धर्म के 2 शाखाओं के बीच सदियों से जमी बर्फ शुक्रवार को क्यूबा में पिघलती नजर आई। धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब करीब 1000 साल के अंतराल के बाद ईसाईयत की पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं का मिलन हुआ। दोनों शाखाओं के शीर्ष पुरुष पोप फ्रांसिस और रूसी ऑर्थोडॉक्स के पैट्रियार्क किरिल ने पहले एक दूसरे को चूमा, फिर गले लगकर अफ्रीका और एशिया में ईसाईयत पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। दोनों ने एक संयुक्त बयान में ईसाई समुदाय को बचाने की वैश्विक अपील की। लंबे संघर्ष और मतभेदों के बाद ईसाईयत की ये दोनों शाखाएं 1054 ईस्वी यानी पहले क्रूसेड से थोड़े पहले ही एक दूसरे से अलग हो गई थीं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की 25 करोड़ ऑर्थोडॉक्स आबादी में रूसी चर्च को मानने वालों की संख्या करीब 16 करोड़ है। रूसी चर्च को पुतिन सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भले ही पश्चिम एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों के हालात दोनों धर्मगुरुओं की मुलाकात को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन इस एकता प्रयास का कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है। पोप फ्रांसिस ने अपने बयानों और कामों के जरिए साबित किया है कि धर्म के मामले में उनका नजरिया संकीर्ण नहीं है। इससे पहले वो मुस्लिम धर्मगुरुओं और नास्तिकों से भी संवाद बनाने की कोशिश की है। फिर भी ये मुलाकात रूस और पश्चिमी देशों के बीच तल्ख होते रिश्तों के दौरान हो रही है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। अगर पोप फ्रांसिस पैट्रियार्क किरिल से मिलने क्यूबा पहुंचे, तो वहीं यूरोप में एजियन सागर में शरणार्थियों को मदद पहुंचाने के लिए नाटो पहुंचेगा।
तुर्की और ग्रीस की गुजारिश के मद्देनजर नाटो देश एजियन सागर में अपनी नौसेना भेजने पर सहमत हुए हैं, जिससे विस्थापितों की समस्या से निपटा जा सके। ब्रसेल्स में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में इस मामले पर सहमति बनी। हर रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी तुर्की से एजियन सागर पार कर ग्रीस में दाखिल होते हैं। हालात तुर्की के लिए बेहद नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि वहां पहले से ही करीब 30 लाख शरणार्थी सीरिया से विस्थापित होकर जी रहे हैं। यूक्रेन में आंदोलनकारियों ने बेलारूस से यूक्रेन आ रहे रूसी ट्रकों को रोक लिया और बंधक बना लिया। हालांकि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वे ट्रकों के ड्राइवरों को छोड़ देंगे और अगर वो चाहे तो वापस जा सकते हैं। आंदोलनकारी इन ट्रकों को बंधक बनाकर इनका इस्तेमाल विद्रोहियों के कब्जे वाले देश के पूर्वी इलाके में बंद युद्ध अपराधियों को छुड़ाने में करना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के लिए उस समय स्थिति असहज हो गई जब राष्ट्रपति द्वारा सालाना दिए जाने वाले राष्ट्र के नाम संदेश में विपक्षी दलों ने बार बार व्यवधान किया और उनके इस्तीफे की भी मांग की। विपक्ष का आरोप है कि जैकब जुमा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह असफल रहे हैं और देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए वे जिम्मेदार हैं। दक्षिणी सूडान में एकता सरकार बनाने की दिशा में राष्ट्रपति सल्वा किर ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी रीक मचार को उपराष्ट्रपति बनाने की घोषणा की है। दक्षिणी सूडान में ये दोनों नेता दिसंबर 2013 से सत्ता संघर्ष में लगे थे और दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप से फिलहाल दोनों पक्षों ने पिछले साल अगस्त में एक आरंभिक समझौते पर दस्तखत किए थे और इस साल जनवरी में सरकार में मंत्रिमंडल में सहभागिता पर आम सहमति बनी थी। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के शिविर पर आतंकी हमले में 6 शांति रक्षकों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि शांति रक्षकों को निशाना बनाना युद्ध अपराध है। उन्होंने माली सरकार को समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए उम्मीद की एक नई आस जगी है। करीब 6 दशक बाद एक संसदीय कमेटी की सिफारिश पर यह कहा गया है कि हिंदुओं के लिए बाकायदा एक विवाह कानून बने, लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर अभी भी विपक्ष पेच फंसाए हुए है। दुख, दर्द, दुर्दशा, दोहरा रवैया और दोयम दर्जे की हैसियत का दंश झेलता पाकिस्तान का हिंदू समाज। बैंक खाता से लेकर पासपोर्ट हासिल करने तक, होटल में कमरा बुक कराने से लेकर पेंशन की सुविधा लेने तक, इस सब के लिए जरूरी है विवाह प्रमाण पत्र। लेकिन अफसोस कि करीब 33 लाख अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए अब तक पाकिस्तान में कोई विवाह कानून है ही नहीं। विभाजन के समय से ही पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालात दिन ब दिन खराब होते गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन अब एक आस जगी है संसदीय कमेटी द्वारा हिंदू विवाह से संबंधित एक विधेयक के मंजूर किए जाने से, और उम्मीद है कि जल्द ही इसे संसद पारित भी कर दे। विचाराधीन विधेयक के मुताबिक बालिग होने से पहले यानी 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा और जुर्माना भी भरना होगा। शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और आपसी मतभेद होने पर 2 साल से पहले अलग नहीं हो सकेंगे। मियाँ बीवी अगर सुलह चाहते हैं तो इसके लिए 6 माह का और वक्त मिलेगा। काबिल गौर जो नई बात शामिल है वो ये है कि अगर शादीशुदा जोड़े में कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उनकी शादी अब अदालत भी रद्द नहीं कर सकेगी। इससे पहले कोई भी पक्ष अदालत से ऐसी शादी रद्द करा सकता था। सियासत जारी है और विपक्ष को ये प्रावधान रास नहीं आ रहा है। कई बार नेशनल और सूबाई असेंबलियों में हिंदू विवाह कानून के निजी और सरकारी विधेयक पेश हुए, लेकिन सड़गल गए। फिलहाल अभी इसे संसद के दोनों सदनों से पास होना है और चारों सूबों की लिखित मंजूरी लेनी होगी, तभी इसे पूरे पाकिस्तान में लागू किया जा सकेगा। नहीं तो ये सिर्फ इस्लामाबाद तक ही सीमित रहेगा। यानी कि अभी भी विधेयक के संघीय और प्रांतीय स्वरूप को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
दशकों से समान व्यवहार और वाजिब सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तानी हिंदुओं की राह फिलहाल आसान नहीं लग रही है, लेकिन इस तरक्की पसंद विधेयक से एक आस जरूर जगी है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी का पता है khabarduniaki@gmail.com। और आइए अंत में आपको छोड़ जाते हैं इस हफ्ते रियो में आयोजित ब्राजील कार्निवल की झलकियों के साथ। आप लीजिए इन नज़ारों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।